आज की चर्चा का विषय सौरभ मुखर्जी, रक्षित रंजन और प्रणब उनियल द्वारा लिखित कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट किताब पर आधारित है। इन्वेस्टमेंट शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? लाखों या करोड़ों की जमीन, या शेयर मार्केट में लगा हुआ पैसा, या फिर सोने या हीरे के गहने जेवरात? हम लोग यही सीखते हैं ना, कि पढ़ाई लिखाई करके ऐसी नौकरी करें जिसमें हम अपनी जरूरतें भी पूरी कर ले और थोड़ा बहुत पैसा भी बचा ले। पैसा बच जाएगा तो दिल में एक सुकून रहेगा कि आने वाली कोई भी विपत्ति का सामना आराम से हो जाएगा। हमें किसी के आगे हाथ फैलाकर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सोचते हैं ना हम मिडिल क्लास लोग, क्योंकि हमें पता होता है कि दुनिया में कितनी महंगाई है, और उसमें से भी अगर हम कुछ बचा पा रहे हैं तो वो ही बहुत है। पर आपने कभी सोचा है कि आपके रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? आप अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? कैसे आप अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे? अगर सोचा भी होगा तो आपने कुछ इंश्योरेंस प्लान्स ले रखे होंगे, कुछ पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्ट किया होगा। पर क्या उतना काफी होगा कि आपकी दाल रोटी दवा दारू अच्छे से चल पाए? कभी कभी रात में अचानक से उठकर आप ये सब सोचने लगते होंगे, या फिर कभी जब नींद नहीं आ रही होती है तो आपका दिमाग इस ख्याल में चला जाता होगा और आप सोचते सोचते बेचैन से हो जाते होंगे। घबराइए नहीं, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ ऐसा होता है। क्यों ना हम परेशान होने के बजाय कुछ ऐसा सोचे जो हमारी परेशानी को दूर करे। तो हम आपके सामने ऐसी ही चर्चा लेकर आए हैं, जिसको सुनकर आपको कहां और क्या इन्वेस्ट करना है ये पता चल पाएगा। अक्सर हम इस कश्मकश में रहते हैं कि हम कहां इन्वेस्ट करें ताकि बेहतर और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आते रहें। और ऐसे में अपनी परेशानी को हल करने हम चले जाते होंगे बैंक में और उनसे बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान पूछते हैं। वहां के रिलेशनशिप मैनेजर सलाह देता है और आपको यूनिट लिंक्स इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में समझाएगा और बेचने की कोशिश करेगा। यूलिप्स प्लान्स बहुत बिकने वाले इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, जिसको आपके बैंक बहुत बेचने की कोशिश करते हैं। आपके पास उतनी समझ नहीं होती, क्योंकि आप तो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो मार्केट की भी खबर रखना नामुमकिन हो जाता है। आपको लगता है जो आपके बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर बता रहा है वो ठीक ही होगा, और आप उसको खरीदने की गलती कर बैठते हैं। आपको शायद पता ना हो, पर भारत में 1.5 लाख करोड़ रुपए लोगों ने ये यूलिप प्लान्स लेकर गंवाए हैं। तो आप भी कहीं गलत प्लान्स लेकर अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को ना गंवा दें। इसीलिए आपका इस सारांश को सुनना और जरूरी हो जाता है। देखिए, विश्व या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले भारत का इन्वेस्टमेंट सीमित है, क्योंकि यहां के लोग अभी आर्थिक रूप से इतने शिक्षित नहीं हुए हैं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में खुद ही रिसर्च करके अपनी जरूरत के अनुरूप इन्वेस्टमेंट प्लान कर लें। उन्हें दूसरे की मदद लेनी पड़ती है। ब्रोकर उनको कुछ भी पढ़ाकर इन्वेस्टमेंट तो करा देता है, पर उसका रिटर्न उतना नहीं मिलता जितना कि उसने एक्सपेक्ट किया था। मूलतः 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहला है भारत के पोर्टफोलियो में गोल्ड और रियल एस्टेट का दबदबा। लोग इन्वेस्टमेंट का नाम सुनकर ज्यादातर गोल्ड और प्रॉपर्टी में ही अपना पैसा लगाना पसंद करते हैं। 88% लोग इन्हीं 2 चीजों में अपना पैसा लगाते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरा, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट भी बस 2 दशकों से ही शुरू हुआ है, इसीलिए लोग इसमें पैसा लगाना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। आखिरी और तीसरा है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत की कंपनियां इतनी आत्मनिर्भर नहीं है, या उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो लॉन्ग रन में चल पाए। बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं जिनमें निवेश करके इंसान लॉन्ग रन में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, पर यह तब भी नहीं पता होता कि वो कैसा रिटर्न देगी।
किसी भी लीडर कंपनी की अगले 5 साल में लीडर बने रहने की संभावनाएं सिर्फ 15% ही रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि 85% कंपनियां उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाती, इसीलिए लोग इसमें निवेश नहीं कर पाते, इसीलिए सोने और जमीन की ओर भागते हैं। पर यह भी सत्य है कि सोना और जमीन भी हमें उतना रिटर्न नहीं दे पाती जितने की हम उम्मीद लगाए बैठे होते हैं, क्योंकि हम उसमें टैक्स व्यवस्था और महंगाई नहीं जोड़ते। यह पॉडकास्ट आपको इन्वेस्टमेंट की दुनिया का ऐसा रूप दिखाएगी जो शायद आपने कभी नहीं देखा या सुना होगा। मार्केट में कई बुक हैं जिससे आप इन्वेस्टमेंट करना तो सीख जाएंगे, पर यह नहीं सीख पाएंगे कि कहां और कैसे और कब इन्वेस्ट करना है। इसका जवाब अक्सर लोगों के पास होता तो जरूर है, पर क्या वो जवाब आपके लिए सही है या नहीं, इसका पता लगा पाना मुश्किल है। लोग इन्वेस्ट तो करते हैं, पर वो किसी दोस्त के दोस्त की सलाह पर किसी भी ट्रेडिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उनका इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं देता है। हम यही गलती करते हैं कि हम किसी प्रोफेशनल की राय नहीं लेते, जिससे नुकसान हमको ही चुकाना पड़ता है। कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के द्वारा दी गई राय हमने इस सारांश में इकट्ठा की है, ताकि आप लोग इन्वेस्ट कैसे और कहां करें यह सीख पाए। आगे के आने वाले चैप्टर्स बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं, तो आप अपनी कमर कस लीजिए और एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, ताकि आप जरूरी बातें नोट कर लें जो आने वाले दिनों में आपको पूरी सहायता प्रदान कर सके। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम ऑडियो बुक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, और मैं हूं सुब्रतो यू मुखर्जी। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। निवेश का अनिश्चित भविष्य। कहते हैं कि अगर आप फल की इच्छा रख रहे हैं तो आपको उसके लिए 20 साल पहले ही पेड़ लगा देना चाहिए था। अगर नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। अपनी गलती को दोबारा ना दोहराते हुए आप अभी भी पेड़ लगा सकते हैं। जो हो गया है उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। आप सारा ध्यान और एनर्जी उस पर लगाएं कि अब आपको करना क्या है। हमें पता है आज की दुनिया के लोग समझदार और नॉलेजेबल हो चुके हैं। उन्हें इतना तो आइडिया है कि उनको अपने पैसे निवेश करके चलना है, ताकि वो अपना रिटायरमेंट चैन और सुकून से बिता पाए। उनके भी कुछ सपने होंगे, जैसे घर खरीदना, कार खरीदना या कोई ऐसी चीज करना जो उनके जीने का स्तर बढ़ा दे और उनको नया रुतबा देकर औरों से अलग कर दे। फिर अपने सपनों को चेस करने के लिए आपने भी कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान लिए होंगे। आपने अपने दोस्त के दोस्त से पूछा होगा कि कहां पर निवेश किया जाए, या फिर अपने किसी बैंकर दोस्त से जानकारी ली होगी, या आपके किसी रिलेटिव में कोई होगा इन्वेस्टमेंट प्लानर, उसकी सलाह ली होगी। फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा या कहीं अपनी मेहनत की कमाई को लगाया होगा, पर हो सकता है वो निवेश अच्छा ना साबित हुआ हो, या उस निवेश ने उतने रिटर्न न दिए हों जितने का आपने अंदाजा लगाया हो। निवेश करना एक वरदान है, पर अगर आप उसको सही जांच परख कर नहीं करते हैं तो वो अभिशाप के बराबर ही है। हो सकता है जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हों वो किसी नौसिखिए की दी गई सलाह पर किए हों, या फिर किसी ब्रोकर के द्वारा आपने कहीं पर निवेश किया हो और उस निवेश से आपको तो नहीं पर उस ब्रोकर को बहुत फायदा हुआ हो। अक्सर ब्रोकर क्या करते हैं कि वो आपको कुछ ऐसे प्लान्स बेच देते हैं जिससे आपको तो लॉन्ग रन में इतना फायदा नहीं होता जितना कि उनको तुरंत हो रहा होता है। वो सोचते हैं कि आपको मार्केट के बारे में क्या ही पता होगा। अपनी मीठी मीठी बातों और लुभावने वादे करके वो आपका पैसा गलत निवेश में डाल देते हैं। उनको आपके ज्यादा फायदे से मतलब नहीं होता, उनको मतलब होता है अपनी कमीशन या अपने फायदे से। फिर जब आपको वैसा रिटर्न नहीं मिलता या आपको पता चलता है कि जहां पर आपने पैसे लगाए थे वो डूबने की कगार पर है, या आपने महसूस किया होगा कि आपका पैसा तो डूब गया, फिर आपको बहुत गुस्सा आता होगा, या फिर ये सोचते हैं कि मुझे निवेश करना ही नहीं चाहिए, बल्कि उस पैसे को अपने अकाउंट में सेव करके रख दिया होता तो भी इतना नुकसान नहीं होता। और इस तरह आप मन मसोस कर रह जाते होंगे। बोलिए, इसी ख्याल से चलते हैं ना आप लोग? यही नॉर्मल या मिडिल क्लास लोगों की थिंकिंग होती है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि आपने उतना किया जितना आपसे हो सकता था। हम आज आपको ऐसी ज्ञान और नॉलेज की बातें बताएंगे
जिससे आपको निवेश करना एक टास्क न महसूस हो, जिससे आपके लिए निवेश एक फन और गेम लगे। क्योंकि हम जो बातें बताने जा रहे हैं वो कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर की सलाह से मिलकर संजोई गई है। ये बातें निवेशकों के द्वारा और उनके अनुभवों से प्राप्त होकर एकत्र की गई हैं। हमारा भी आप तक इस पॉडकास्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य आपको निवेश की सही राह दिखाना और ज्यादा से ज्यादा फल देना है। आजकल का मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम जहां पर अपना पैसा लगा रहे हैं वो कितना फल देगा या वो कितना सही साबित होगा। ऐसे में आपका जानकारी होना ही आपकी नैया को डूबने से बचा सकता है। तो बात यह आती है कि आपको जानकारी मिले कहां से। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम है ना आपकी सेवा में सदैव तत्पर। आपका निवेश कैसा हो, वो आगे जाकर कितना रिटर्न देगा, उसको मार्केट में रहने के लिए क्या क्या करना होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप क्या गलतियां करते आ रहे थे, उसको कैसे ठीक किया जाए। देखिए, ये तो आपको भी पता है कि सही जगह पर निवेश करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि आसानी से हो गया, बल्कि ये तो बहुत सोच विचार करके किया जाना चाहिए। दुविधा को दूर करना होगा ताकि आप कहीं भी फंस ना जाए या आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे आपको उसका हर्जाना भरने में ही नानी याद आ जाए। निवेश करते समय कुछ गलतियां हम करते हैं, कुछ हमसे हो जाती हैं जिससे हमारा पैसा या कमाई डूब जाती है। हम चाहते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो या अगर पहले हुई भी है तो उसे दोहराया ना जाए, क्योंकि यह सबको पता है कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। आज की दुनिया में लोग खून चूस लेते हैं, तब जाकर आपको पैसे देते हैं। फिर आप अपनी इच्छाओं को मार मार कर एक एक पाई जोड़ते हैं ताकि उसको कहीं अच्छे से इन्वेस्ट कर दिया जाए, पर यह नहीं समझ पाते हैं कि कहां लगाया जाए। अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जवाब होगा कि उसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो या फिर रियल एस्टेट में पैसा लगा दो, क्योंकि वहां पर हमेशा ही उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है। पर मान लीजिए कि रियल एस्टेट के गर्म बाजार में कोई आर्थिक विपत्ति आ गई और उसको जाने में 5 से 6 वर्ष तो लगेंगे ही। तब आप क्या करेंगे? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी का ही हल लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। बस आप हमारे साथ ऐसे ही सुनते रहिए ऐसी ज्ञानवर्धक बातें। देखिए, बात बस इतनी सी है कि हमें निवेश करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि आगे चलकर हमसे कोई गलती ना हो जिसका खामियाजा हमें अपने पैसे गवाकर चुकाना पड़े। हम कुछ गलतियां करते हैं, बस उसी को ही हमें ठीक करना होगा। आगे बताई गई कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते समय करते हैं। पहला, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान का क्लियर ना होना। कहीं पर पहुंचने के लिए आपको कहीं से तो निकलना होगा, पर अगर आपको वहां तक जाने का रास्ता ही ना मिले तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप गलत मुकाम पर पहुंचेंगे। इसीलिए अगर आपको अपने गंतव्य का पता होगा तो तभी आप सही रास्ते पर चल पाएंगे, वरना आप उस जगह के बजाय कहीं और ही पहुंच जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको सही इन्वेस्टमेंट प्लान पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उस प्लान का प्रीमियम क्या है, वो कितना रिटर्न देगा, उसके भविष्य में तरक्की करने के कितने चांस है, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। इन सारी जानकारियों का पता होना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि तभी आप सफल इन्वेस्टमेंट प्लान की नींव रख पाएंगे। दूसरा, बार बार और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना। निवेश करते समय सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लान को सस्ते में खरीदते हैं और थोड़ा महंगा हो जाने पर उसको बेच देते हैं। बार बार खरीदने और बेचने की वजह से उसमें वैल्यू एक्यूमुलेट नहीं हो पाती और हमें उतना रिटर्न भी नहीं मिल पाता। हम लोगों को निवेश करते समय थोड़ा धैर्य और सावधानी से काम लेना होगा ताकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़े। पैसा मार्केट में लगाया है तो उसे लॉन्ग रन तक लगे रहने देना चाहिए ताकि उसकी वैल्यू बढ़ती जाए। मार्केट के सभी कॉन्स्ट्रेट उस पर काम करें, पर जैसे ही हम लोग थोड़ा सा भी मुनाफा देखते हैं, हम उस इन्वेस्टमेंट को बेचने की सोचने लगते हैं। फिर जब वो थोड़ा सस्ता हुआ तो हमने उसे खरीदा
और मुनाफा देखने पर बेच दिया। ऐसा करना फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए ठीक नहीं है, और बार बार ऐसा करने से आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी जाती है, जो आपको अपने जेब से भरना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर और लाभ देने वाला हो, तो आप इन्वेस्ट करके भूल जाइए या लॉन्ग रन में इन्वेस्ट कीजिए, और अंत में तो आपको रिटर्न मिलेगा ही। तीसरा, विविधता की कमी। तीसरी गलती हम लोग ये करते हैं कि अपने पैसे को बस एक जगह ज्यादा अमाउंट में लगा देते हैं। एक बेहद छोटा सा उदाहरण लेकर चलते हैं। अगर आप एक फ्रूट का स्टॉल लगाना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपनी शॉप पर हर तरीके के फल रखें, ताकि अगर भविष्य में कभी ऐसा हो कि आपको तूफान या किसी मिस हैपनिंग के कारण संतरे नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप अमरूद या अनार बेचकर अपना घर चला सकते हैं। इसी उदाहरण से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में लॉस का जोखिम कम रहे। आप एक जगह के बजाय थोड़ा थोड़ा दूसरे प्लान में भी इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको रिटर्न मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्लान अलग अलग तरह से रिटर्न देते हैं। आपको तो पता ही है कि मार्केट में कितना ज्यादा रिस्क रहता है। कभी भी आपका पैसा डूब सकता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा हर जगह इन्वेस्ट करेंगे, तो मार्केट का असर आपके इन्वेस्टमेंट प्लान पर इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, और इस तरह आपके इन्वेस्टमेंट प्लान की अस्थिरता में भी कमी आएगी। चौथा, कमीशन और फीस ज्यादा देना। हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए ब्रोकर को अच्छा खासा कमीशन या फीस पे कर देते हैं, और वो भी हमें साधारण सी सलाह देकर अपना काम निकाल लेते हैं। हम इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए किसी इन्वेस्टर को अपॉइंट करते हैं, और वो हमसे बहुत ज्यादा फीस या कमीशन ले लेता है, और बाद में जाकर के ये पता चलता है कि उसके बताए हुए इन्वेस्टमेंट में इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा, या वो कुछ गलत बताकर चला गया है। ये बहुत कॉमन है और अक्सर देखने को मिलता है। पांचवा, शॉर्ट टर्म रिटर्न से लुभावित हो जाना। इक्विटी में चाहे डायरेक्टली आए या फिर म्यूचुअल फंड के द्वारा, इसका पहला और मुख्य कारण होता है रिटर्न को चेज करना या फिर लालच में फंस जाना। अगर आपका मुख्य मकसद रिटर्न को चेज करना है, तो ये आपके पोर्टफोलियो बिहेवियर को बढ़ा देगा। आप बार बार खरीदेंगे या बेचेंगे, इससे आपके इन्वेस्टमेंट की चर्निंग को बढ़ावा मिलेगा। बदले में यह आपको उतना फल नहीं दे पाएगा। ऐसा माना भी जाता है कि जो रिटर्न चेजर्स होते हैं, वो भविष्य की नहीं सोचते, उन्हें बस तुरंत का मुनाफा चाहिए होता है। इसीलिए इनका पोर्टफोलियो भी खराब हो जाता है। इसीलिए आप रिटर्न चेजर न बनिए, और अपने इन्वेस्टमेंट को पूरा समय दीजिए कि वो फल फूल सके, ताकि उससे मिलने वाला रिटर्न ज्यादा हो। छठा, मार्केट टाइमिंग। मार्केट टाइमिंग का मतलब होता है अपने इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियल मार्केट से निकालना और खरीदा जाना। अगर इन्वेस्टर यह अनुमान लगा पाए कि मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे जाएगा, तो वो ऐसा ट्रेड कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने फंड्स को इस तरह मैनेज करें कि उसे खरीदने या बेचने पर आपका प्रॉफिट ज्यादा हो। पर यह भी सत्य है कि मार्केट का अनुमान लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है कि वो रोज मार्केट पर नजर रखे, रोज मार्केट के बारे में जानता रहे। इसीलिए भलाई यही है कि आप लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करिए। सातवां, महंगाई और टैक्स व्यवस्था को नजरअंदाज करना। हम लोग एक उदाहरण लेकर चलते हैं कि मान लीजिए आपने 50 रुपए का 1 किलो चावल खरीदा। वहीं 2 साल पहले आपने 50 रुपए में 2 किलो चावल खरीदा था। आज से 10 साल बाद शायद 75 रुपए में आपको 1 किलो चावल मिले। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी परचेजिंग पावर कम होती जाती है। जो चीज आप आज 10 रुपए में खरीद रहे हैं, वही चीज आगे के आने वाले सालों में 20 रुपए में मिलेगी। ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ये जो दाम बढ़ते हैं, इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जब भी आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, उसमें महंगाई
और टैक्स व्यवस्था का भी ध्यान रखें। हालांकि महंगाई या टैक्स व्यवस्था का सही और सटीक रेट बता पाना मुश्किल है। इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा और उस समय की महंगाई और टैक्स की दरों को समझना होगा और अनुमान लगाकर आगे की रेट पर ध्यान देना होगा। हम लोग अक्सर अपनी निवेश व्यवस्था की सारी प्लानिंग तो कर लेते हैं, पर महंगाई और टैक्स रेट पर ध्यान देना भूल जाते हैं और इसीलिए हमारी उम्मीदों के बराबर रिटर्न नहीं मिल पाता। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि रियल एस्टेट में पैसा लगा दो या फिर सोने पर। इन्वेस्टमेंट के और भी तरीके होते हैं, पर इस पर कोई ध्यान ही नहीं देता और इसी वजह से इक्विटी पर कोई ज्यादा पैसा नहीं लगाता है और जो कोई लगाता भी है उसे सही ड्राफ्ट नहीं मिलता कि कैसे इन्वेस्ट करे। इसीलिए निवेशकों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उन्हें उनके निवेश करने के उद्देश्य पता हो और वो उन्हीं उद्देश्यों को हासिल करने की राह पर चले। और यह भी महत्वपूर्ण है कि हम गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें ताकि हमें बेहतर रिटर्न मिले। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। सन 1720 में न्यूटन ने एक कंपनी के शेयर्स में निवेश किया था। हालांकि वो बहुत बुद्धिमान और एक महान फिजिसिस्ट थे, पर वो शेयर्स के मोशन को नहीं समझ पाए और उनका पैसा मार्केट में डूब गया। आप बहुत ज्ञानी और विद्वान हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है आपको मार्केट या इन्वेस्टमेंट की भी समझ हो। कहने का मतलब यह है कि जो उस वक्त न्यूटन की हालत थी, वही हालत आज भारत के निवेशकों का भी है। लोग इक्विटी में पैसा तो लगाना चाहते हैं, पर उनको अभी इतनी समझ नहीं आई है कि वो ये कैसे करें। मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। हम इक्विटी में पैसा लगा देते हैं क्योंकि दोस्त के दोस्त ने कहा था कि वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे जाकर बहुत अच्छा रिटर्न भी देगी। पर आगे जाकर हमें पता चलता है कि वो कंपनी तो लॉस में चल रही है और फिर आपको रियलाइज होता है कि वो पैसा तो डूब गया। इसीलिए आपको इक्विटी में पैसा लगाने से पहले सारी बातों को समझना जरूरी है ताकि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो गड़बड़ ना हो। एक सफल इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहला पहला कि हमें कौन सा स्टॉक खरीदना है और दूसरा कि कितने समय तक अपने स्टॉक को अपने पास बचा कर रखना है। ये प्रश्न दिखने में बहुत आसान दिख रहे होंगे, पर इसको समझना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग जिन्होंने मार्केट में अपना पैसा लगाया है, वो खुद को एक फाइनेंशियल एडवाइजर समझने लगते हैं। यही लोग आपको राय देते हैं कि फलाना कंपनी में आज इतना पैसा लगाओ तो आगे जाकर उतना रिटर्न मिलेगा। और सबसे ज्यादा तो यह सुनने को मिलता है कि अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो मार्केट में आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। ये सारी बातें बस सुनने में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इससे बेहतर है कि हम उन लोगों की बातों में ध्यान दें जिनको मार्केट की नॉलेज हो। वॉरेन बफेट, जो कि एक बहुत महान फाइनेंशियल एडवाइजर और बिजनेस एनालिस्ट है, उन्होंने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को इक्विटी में निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वो ऐसी कंपनी में निवेश करें जिसका बिजनेस आपको समझ में आए, कंपनी लंबे समय से लाभदायक कारोबार कर रही हो, योग्य और कर्तव्यनिष्ठ प्रबंधन हो, कंपनी की मजबूत साख और ब्रांड वैल्यू हो। अब बात आती है मोट की। आप पूछेंगे, मोट क्या है? जैसे पुराने जमाने में किले को सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर गहरी खंती खोदकर उसमें पानी भर दिया जाता था, जिससे कोई शत्रु अंदर ना आ सके। वैसे ही कैपिटल इकोनॉमी में उद्योग अपने को सुरक्षित करने के लिए और भविष्य में भी लाभ कमाते रहने के लिए व्यापारिक नीतियां बनाते हैं, जो उन्हें लंबे समय तक व्यापारिक दुनिया में सफल बनाए रखती हैं। हमें उन्हीं कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनके पास मोट हो, जो उनको भविष्य में भी लाभ दिलाता रहे। निवेश के लिए हमें स्टेबल और स्थिर कंपनी को चुनना चाहिए। अब बात आती है कि आप अपनी इक्विटी को कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो फिर इसका उत्तर है हमेशा या फॉरएवर। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, पर हम लोग इसका उल्टा करते हैं। जब कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्म करने लगती है तो प्रॉफिट कमाने के लिए उसे बेच देते हैं
और जब अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसे होल्ड करके रखते हैं। हम सट्टेबाज नहीं हैं, हम निवेशक हैं। और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारना तो मूर्खता ही होगी ना। जहां तक भारत की कंपनियों की बात की जाए, तो ऐसी कंपनियां कम ही मिलेगी जिसमें मजबूत मैनेजमेंट हो, भविष्य में लाभ कमाते रहने की संभावना हो, कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह कर रही हो। इसीलिए बिना मार्केट के ज्ञान के, कंपनी की पूरी जानकारी के बिना और मार्केट रिसर्च करे बिना किसी भी कंपनी के स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। और खरीदने के बाद धैर्य रखिए। जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि वॉलेटिलिटी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट को अधिक प्रभावित नहीं करती है। कॉफी कैन पोर्टफोलियो। 1984 में कर्बी द्वारा लिखे गए एक नोट में उन्होंने एक घटना के बारे में बताया। क्या हुआ था कि उनकी क्लाइंट के हस्बैंड ने कर्बी के कहने पर 5,000 यूएस डॉलर्स के शेयर्स खरीदे। कर्बी ने तो अपने शेयर्स बेच दिए, पर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बचा कर रखा, उसमें से कुछ बेचा नहीं। समय के अंतराल में उन शेयर्स में बहुत सारी वेल्थ जुड़ दी गई। लगभग 10 साल बाद जो शेयर 5,000 यूएस डॉलर का था, वो अब 8 लाख यूएस डॉलर का हो गया। कर्बी ने इस घटना को कॉफी कैन इन्वेस्टमेंट का नाम दिया। पहले के जमाने में जब बैंक नहीं हुआ करता था, तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इतने जागरूक नहीं हुआ करते थे, तो वो कॉफी के खाली कैन में अपने बचाए पैसे रख दिया करते थे। जैसे कि हमारी दादी, नानी या माँ जितने भी पैसे बचाती थी, उसे दाल या चावल के डिब्बे में रख देती थी और उसे खर्च नहीं करती थी। वो लोग अक्सर पैसे रखकर भूल जाया करती थी, ताकि दीदी की शादी के लिए कुछ पैसे अलग से बच जाए या नया घर या कार ले सके। इस छोटे से निवेश का मुख्य उद्देश्य यही होता था कि पैसे तुरंत न खर्च करो, बल्कि उसे बचा कर रखो। अमेरिका में भी यही होता था कि लोग पैसे बचा के कॉफी के कैन में गद्दे के नीचे रखकर भूल जाया करते थे। इन्वेस्टर भी अगर बेफिक्र रिटायरमेंट का सपना देख रहा है, तो उसे भी अपनी इक्विटी को खरीदकर भूल जाना चाहिए, ताकि लंबे समय में उसकी वैल्यू बढ़ सके। 5,000 लिस्टेड कंपनी में से हमें शुरुआत उन कंपनी की खोज से करनी होगी जिनका मार्केट में न्यूनतम कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ हो, क्योंकि इस स्तर की नीचे वाली कंपनी इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होगी। आगे बढ़ते हुए हम उन कंपनियों को देखेंगे जिनकी सेल हर साल 10% बढ़ रही हो और साथ ही साथ जिनका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम से कम 15% बढ़ती हो। अगर कंपनी अपनी कैपिटल एसेट में लगाती है, तो शर्तिया उस कंपनी का कैश फ्लो और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो जितनी भी कैपिटल कंपनी ने लगाई होगी, वो इक्विटी और डेट का जोड़ होगा। अब आप पूछेंगे ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? ये एक तरह का वित्तीय अनुपात है जो उद्योग पर लगी कुल कैपिटल से उत्पन्न लाभ प्रतिशत को मापने में सहायता करता है। अगर इसे दूसरी तरह से कहा जाए, तो व्यापारी इसका प्रयोग ये मापने में करते हैं कि उद्योग अपनी पूंजी का प्रयोग व्यवसाय में अच्छी तरह से रिटर्न प्राप्त कर रहा है कि नहीं। इसको निकालने के लिए हमें जरूरत होती है ब्याज और टैक्स से पहले का और डेट लायबिलिटी और शेयर होल्डर की इक्विटी के जोड़ की। फिर इन दोनों को गुणा कर दिया जाता है। उसके बाद निकलता है हमारा ROCE। पिछले गत 10 वर्षों में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर औसतन 13.8% ही बढ़ी है। नॉमिनल जीडीपी वृद्धि और रियल जीडीपी वृद्धि अलग अलग होती है, क्योंकि नॉमिनल वृद्धि महंगाई से एडजस्ट नहीं की जाती, जबकि रियल जीडीपी वृद्धि इन्फ्लेशन से घटाई जाती है। आर्थिक सर्विस स्टॉक के लिए हम ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और सेल्स वृद्धि के फिल्टर को सुधारते हैं। हम लोग रिटर्न ऑन एसेट के मुकाबले रिटर्न ऑन इक्विटी को ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि यह बैंकों के लिए बेहतर मापदंड है। इससे बैंक ये पता लगाते हैं कि वो दिए गए इक्विटी कैपिटल बेस पर समय के साथ हाई इनकम जनरेट कर पाएंगे कि नहीं। अगर ऋण वृद्धि 15% है, गत 10 वर्षों में भारत की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 13.8% है और लोन वृद्धि कम से कम 15% है, तो ये इस बात का सूचक है
कि बैंक बिजनेस साइकिल के लिए पैसा दे सकती है। हिस्टोरिकल डेटा यह कहता है कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो में 95% संभावनाएं होती हैं कि वो सकारात्मक रिटर्न देगा अगर इसे 3 साल तक होल्ड कर लिया गया तो, और अगर इसे 5 सालों तक होल्ड कर लिया गया तो 95% तक चांसेस कि 9% से ज्यादा रिटर्न दे। अगर पोर्टफोलियो 26% हर साल रिटर्न दे रहा है तो 10 सालों में यह 10 बार बढ़ेगा, 20 सालों में 100 बार और 30 सालों में 1000 बार। कहते हैं कि अगर किसी राजा के राज्य की महानता को देखना है तो हमें यह देखना चाहिए कि इसने कितने दिनों तक अपने साधन में राज किया। अगर स्टॉक मार्केट में निवेश की बात आती है, इसकी योग्यता इस बात से मापी जाती है कि कंपनी अपने मोट के बावजूद भी ग्रोथ कर रही है कि नहीं। अगर बिजनेस 6% अपनी कैपिटल का कमाता है और आपने उसके स्टॉक 40 सालों तक होल्ड करके रखे हैं, तो आप उसमें 6% से ज्यादा नहीं कमा सकते, फिर भले ही आपने उसे अच्छे खासे डिस्काउंट में ही क्यों ना खरीदा हो। लॉन्ग रन में अर्निंग ही स्टॉक मार्केट में रिटर्न का चालक है। अर्निंग में वृद्धि होना दो स्वतः मापदंडों का नतीजा है। पहला है व्यवसाय में लगाई गई कैपिटल में वृद्धि और व्यवसाय की योग्यता कि वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कुछ इजाफा करे। अगर अर्निंग को बढ़ाना है तो या तो व्यवसाय के आरओसीई को मेंटेन किए हुए उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड में वृद्धि करे, या फिर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बढ़ाकर व्यवसाय की कैपिटल एम्प्लॉयड को मेंटेन करे। वॉरेन बफेट ने शेयर होल्डर्स को लिखे गए लेटर में बताया है कि रिटर्न ऑन कैपिटल पर आधारित 3 तरह के बिजनेस हो सकते हैं। पहला, ऐसे बिजनेस जिनमें कम कैपिटल लगे और ज्यादा अर्निंग हो। दूसरा, ऐसे बिजनेस जो आरओसीई को जनरेट करने के साथ साथ कैपिटल को भी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे व्यवसाय जो आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत होती है, जो सेल की वृद्धि के अनुसार बढ़ती है, और साथ ही साथ उन्हें फिक्स्ड एसेट में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। ऐसे बिजनेस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जब तक कि वो अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर अच्छा रिटर्न पा रहे हैं। तीसरा, ऐसे बिजनेस जिनको पूंजी चाहिए होती है पर पूंजी पर लो रिटर्न जनरेट करते हैं। कॉफी कैन पोर्टफोलियो ट्विन फिल्टर लागू करती है। एक जो है आरओसीई जो 15% से ज्यादा हो और रेवेन्यू ग्रोथ जो 10% हो। इसके साथ साथ ये कंपनियों को 10 साल तक होल्ड भी करते हैं। भारत के निवेशकों को लॉन्ग रन में हाई क्वालिटी फ्रेंचाइजी के साथ रहना चाहिए और वैल्यूएशन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। लंबे समय तक होल्ड करना और आरओसीई और रेवेन्यू ग्रोथ में स्थिर रहना कॉफी कैन पोर्टफोलियो की आगे दी गई थीमों पर आधारित होता है। पहला, बिजनेस से बिजनेस के बजाय बिजनेस से उपभोक्ता। इसका मतलब हुआ कि B2C व्यवसाय वो होता है जो अपने उत्पाद सीधे कस्टमर को बेचता है, और B2B वो व्यवसाय होता है जो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को बेचे। B2C बिजनेस ज्यादातर बैंकिंग और फार्मा में होता है। इसमें कस्टमर से सीधे निकटता होने के कारण ये अपने कंज्यूमर में एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड भी चला सकते हैं। दूसरा, सिक्लिकल के मुकाबले स्ट्रक्चरल है। ऐसे लॉन्ग रन के निवेशक जो स्ट्रक्चरल स्टॉक में सफलता से निवेश करना चाहते हैं, उन्हें टॉक और सेक्टर की अच्छे से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। ऐसे बिजनेस या कंपनी को नजरअंदाज करना पड़ेगा जो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा लोन लेती है। अगर उन कंपनियों में तरलता नहीं है तो उनके लॉन्ग रन तक चलने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। ऐसी कंपनियों का चुनाव करना होगा जिनके पास ज्यादातर अप्रत्यक्ष संपत्ति है, जैसे लाइसेंस या पेटेंट। इस चैप्टर में दोस्तों आपने समझा कि कॉफी कैन पोर्टफोलियो होता क्या है और इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आगे जाकर इसको ग्रो करवा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस चैप्टर से आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा। आगे चलकर हम आपको ऐसी ही कई और जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खर्चों पर ध्यान।
आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक कही गई बात तो सुनी ही होगी कि अपने छोटे मोटे खर्चों से बचो, क्योंकि नाव में एक छोटा सा छेद ही उसको डुबा देता है। कहने का मतलब है कि अक्सर हम लोग अपने बड़े बड़े खर्चों पर तो ध्यान देकर उसको कट कर देते हैं, पर जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, और वही कारण बनते हैं हमारे ज्यादा कैश फ्लो के। इसका सीधा असर निवेश में भी देखने को मिलता है। हम ग्रॉस रिटर्न पर ध्यान केंद्रित कर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर चाहे वो रिटर्न स्टॉक से आए या फिर यूलिप से। हम लोग ग्रॉस रिटर्न के पीछे इतने पागल होते हैं कि नेट रिटर्न पर ध्यान ही नहीं जाता। अब आप सोचेंगे ग्रॉस और नेट रिटर्न में अंतर क्या है? देखिए, ग्रॉस रिटर्न बस आपको कितना रिटर्न प्राप्त हुआ है वो दिखाता है, जबकि नेट रिटर्न में आपके इन्वेस्टमेंट में किए गए खर्चों को भी घटा दिया जाता है, जैसे कमीशन या ब्रोकरेज। हम इस पर इतना ध्यान ही नहीं देते, और वो आपके स्टॉक पोर्टफोलियो पर लगातार असर डालता रहता है। एक उदाहरण के तौर पर देखें तो अगर कोई व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट का 1% ट्रांजैक्शन कॉस्ट देता है, और मार्केट में होने वाली बार बार चर्निंग की वजह से वो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो का 7% सालाना दे चुका होता है, तो जाहिर सी बात है उसने कितना एक्सपेक्ट किया था उतना उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट में होने वाले खर्चों को नजरअंदाज कर बस ग्रॉस रिटर्न पर अपना सारा ध्यान लगाया था। पर अफसोस, निवेशक ज्यादातर ग्रॉस रिटर्न पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें यह नहीं समझ आता कि ग्रॉस रिटर्न उनके स्टॉक पोर्टफोलियो को उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जितना कि वीक रिटर्न। निवेश की दुनिया में मूलतः 3 प्रकार के ऐसे खर्चे होते हैं जो निवेशक जानकर या बिना जाने करता है। पहला, ट्रांजैक्शन फीस। जब भी आप निवेश करते हैं, आपको ट्रांजैक्शन फीस चुकानी पड़ती है। अगर आपके ब्रोकर ने आपसे स्टॉक खरीदने के लिए 0.5% फीस ली है, तो आपको यह ज्यादा नहीं लग रही होगी, पर एक साल में अगर आपने 5 बार स्टॉक खरीदा या बेचा, तो आपको अपने स्टॉक पोर्टफोलियो का 5% देना होगा। देखने में ये जितने छोटे खर्चे लगते हैं, इनका असर उतना ही खतरनाक होता है। दूसरा, एनुअल फीस। अगर आपने म्यूचुअल फंड या किसी और फंड में अपना पैसा निवेश किया है, तो आपको फंड मैनेजर को या तो मासिक या त्रैमासिक फीस देनी होगी। इसके अलावा आपको फंड मैनेजर को परफॉर्मेंस फीस भी देनी होगी, क्योंकि आपके प्रॉफिट पर उनका भी शेयर होता है। परफॉर्मेंस फीस को हम सालाना चुकाते हैं। तीसरा, हिडन फीस। इंश्योरेंस प्रोडक्ट और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में निवेशकों को यह नहीं समझ आता है कि उनसे किस लिए फीस चार्ज की गई है। मान लीजिए एक 20 साल का व्यक्ति जो अपनी नौकरी शुरू होने पर 1 लाख रुपए निवेश करता है, उसको रिटायर होने पर 1.11 करोड़ मिलेंगे, जिसका एक्सपेंस रेशियो 2.5%, जबकि दूसरे फंड में 0.1% एक्सपेंस रेशियो होगा और उसको 2.58 करोड़ मिलेंगे। हर इंडस्ट्री की तरह पोर्टफोलियो इंडस्ट्री भी 1990 से विकसित होना शुरू हुई है। उस समय के दौरान सारे ही फंड मैनेजर ने अपनी क्षमता से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, पर अब फंड मैनेजर के लिए यह बहुत ही कठिन हो गया है कि वो आउट परफॉर्म करे, और इसी के कारण फंड के प्रॉफिट मार्जिन पर भी असर पड़ा है। हम लोग इस परिवर्तन को 3 थीम में कर सकते हैं, जैसे पहला, म्यूचुअल फंड में अल्फा स्क्वीज। दूसरा, म्यूचुअल फंड में इनएक्सपेंसिव फंड और डायरेक्ट स्कीम का इंट्रोडक्शन। और तीसरा, एडवाइजरी लेंड ऑफरिंग वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन लेंड ऑफरिंग। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड क्या होता है? आपके दिमाग में भी यह प्रश्न दौड़ता होगा जब आप इसका नाम सुनते होंगे। म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी या संस्था होती है जो अलग अलग लोगों से पैसे जमा करती है और उसे स्टॉक, बॉन्ड या दूसरे फाइनेंशियल एसेट जैसे गोल्ड में निवेश करती है। कंपनी की इन सभी होल्डिंग्स यानी स्टॉक, बॉन्ड या कोई भी फाइनेंशियल एसेट को उस कंपनी का पोर्टफोलियो कहा जाता है। इसमें हर एक म्यूचुअल फंड को एक फंड मैनेजर कंट्रोल करता है और उससे प्रॉफिट जनरेट करता है। सन 1963 में जब पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ जिसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन हुआ, तब जाकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बनी। 20 साल तक यूटीआई केवल ऐसी संस्था थी जो म्यूचुअल फंड इशू करती थी। 1987 के खत्म होते होते यह संस्था 6,700 करोड़ के एसेट मैनेज करने लगी थी, और इसी साल पब्लिक सेक्टर ने भी म्यूचुअल फंड में अपना पहला कदम रखा। फिर
1993 में प्राइवेट सेक्टर भी इसमें कूद पड़ी। 1990 में सेबी के अंतर्गत बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनियों ने रजिस्टर किया और अच्छा बिजनेस करने लगी। आज के समय भारत में 40 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड हाउस है, जो लगभग 2500 स्कीम लोगों को प्रदान कर रही है, जिसमें स्टॉक, डेट और दूसरी तरह के फाइनेंशियल एसेट जैसे गोल्ड शामिल है। ये पूरी इंडस्ट्री फिलहाल 20 लाख करोड़ को मैनेज कर रही है, जिसमें 6 लाख करोड़ तो केवल इक्विटी ही है। पिछले 18 साल में इस इंडस्ट्री की टोटल एसेट 19.4% सालाना बढ़ी है। वहीं टोटल इक्विटी एसेट 17.7% बढ़ा है। एक्टिव और पैसिव फंड क्या है? निवेश करते समय जो भी खर्चा फंड हाउस को चुकाना होता है, उसे निवेशक ही पे करता है। निवेशक इन संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सर्विस का कंज्यूमर होता है, तो जब तक कि सर्विस अच्छा रिटर्न दे रही है, तब तक यह खर्चा खलता नहीं है और आराम से निवेशक चुकाता है। इस सर्विस का मुख्य उद्देश्य होता है कि फंड आउट परफॉर्म करे। फंड के परफॉर्मेंस पर ही नहीं, बल्कि हमारा फंड के आउट परफॉर्मेंस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेड फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें फंड को मैनेज करने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ती और ना ही किसी फंड मैनेजर को नियुक्त करना पड़ता है। इसी कारण ये फंड्स बहुत कम फीस चार्ज करते हैं, जिसका रेंज 0.05 से लेकर 0.15 तक ही होता है, जबकि किसी एक्टिव इक्विटी फंड की फीस 2% से भी ज्यादा होती है। एक्टिव मैनेज फंड में फंड मैनेजर पैसों का मैनेजमेंट अपनी सूझबूझ और ज्ञान से करता है और इसी कारण वो फीस भी चार्ज करता है, जबकि पैसिव फंड में मैनेजर का किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसीलिए वो पैसिव फंड कहलाते हैं। हर देश में जब भी कोई फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री शुरू करती है, तो वो एक्टिव फंड मैनेजमेंट का इस्तेमाल करती है। मार्केट में ज्यादा कंपटीशन होने के कारण उनके फंड्स का आउट परफॉर्मेंस देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तब ईटीएफ या एक्सचेंज ट्रेड फंड मार्केट में अपनी पहचान बनाता है। परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में खरीदार और विक्रेता दोनों को ही सेम जानकारी होती है। मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एक पार्टी को ज्यादा पता हो या दूसरी पार्टी को कम पता हो। सब एक बराबर होते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट में आपके पास इंफॉर्मेशन के होने का मतलब है कि आपके पास सारी पावर होना। मान लीजिए आपको स्टॉक के बारे में कुछ बात पता चली, तो आप उसको भुनाने की कोशिश करेंगे इससे पहले कि वो इंफॉर्मेशन पूरी मार्केट में फैल जाए। परफेक्ट मार्केट में स्टॉक के दामों में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, पर यह भी सत्य है कि कोई भी मार्केट पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती। यूएस और यूरोप जैसे डेवलप्ड देशों की मार्केट परफेक्शन के पास पहुंचने वाली है। भारत की मार्केट एक ऐसा उदाहरण है जो अमेरिका और यूरोप की मार्केट के पास पहुंचने वाला है, पर अभी भी वहां पर इंफॉर्मेशन की विषमताएं हैं, जो कि धीरे धीरे ही खत्म होगी। इस समय सब सेबी के अंतर्गत कार्य होता है और उसका कंट्रोल होता है, पर सेबी के आने से पहले ब्रोकर्स और प्रमोटर्स ने मार्केट का पूरा उपयोग किया था और अपनी जेबें गर्म की थी। यही वजह थी कि भारत का स्टॉक मार्केट इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। कुछ दशक पहले जिन फंड्स ने बहुत विशाल आउट परफॉर्मेंस दी थी, उन्हें अब एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आपने इक्विटी फंड में अल्फा नाम का जिक्र सुना होगा। अल्फा एक तरह का मापदंड होता है जिससे पता चलता है कि आपको आपकी स्कीम से कैसा रिटर्न मिल रहा है। इसी के द्वारा हम पता लगाते हैं कि आपका निवेश फायदा दे रहा है या नुकसान में चल रहा है। म्यूचुअल फंड में अल्फा प्रदर्शन को परखने का महत्वपूर्ण मापदंड है। अल्फा को समझकर हमें यह पता लगाने में आसानी रहती है कि किसी स्कीम में निवेश करना कितना लाभप्रद है। हर एक स्कीम के लिए एक बेंचमार्क इंडेक्स सेट होता है। उदाहरण के लिए लार्ज कैप स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 100 हो सकता है। अल्फा निवेश के फैसले से सीधा संबंध रखता है। कुछ वजहों के कारण स्कीम का रिटर्न बेंचमार्क से कम हो सकता है। पहला है जब मार्केट नरमी के दौर में चल रहा हो और निवेश के मौके मुश्किल से मिल रहे हों।
दूसरा हो सकता है कि फंड मैनेजर निवेश के अच्छे मौके को भुनाने में असमर्थ हो। अगर निवेश को अल्फा वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को 1% से पीछे किया है। वहीं पर अगर ये 2 हो, तो ये दर्शाता है कि निवेश ने बेंचमार्क के मुकाबले 2% कम रिटर्न किया है। निवेश की एक्टिव स्ट्रेटजी में अल्फा को देखना बेहद महत्वपूर्ण है। यह फंड मैनेजर की कुशलता को प्रदर्शित करता है। सेबी द्वारा लॉन्च डायरेक्ट स्कीम। 2007 में सेबी ने डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम से म्यूचुअल फंड में जो खर्चा होता था, वो बिल्कुल न के बराबर होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी को कमीशन नहीं दे सकते। इस स्कीम ने निवेशकों को यह सुविधा दे दी कि वो डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, बैंक या फाइनेंशियल प्लानर के हस्तक्षेप के। स्कीम को खरीदने की प्रक्रिया वैसे ही रहेगी जैसी पहले थी। बस इतना सा अंतर होगा कि ब्रोकर कोड वाले ऑप्शन को आपको खाली ही बिना कुछ लिखे छोड़ देना होगा। निवेशकों की दुनिया में इस डायरेक्ट स्कीम की ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि इन स्कीम को प्रचारित करना फंड हाउस डिस्ट्रीब्यूटर के अधिकारों के विरुद्ध था। बहुत सारे फंड हाउस ने ऐसी कोई भी स्कीम तब तक नहीं लॉन्च की थी। 2013 में सेबी ने यह जारी किया कि म्यूचुअल फंड की सारी स्कीमों में डायरेक्ट ऑप्शन का होना जरूरी है। डायरेक्ट स्कीम इक्विटी पर 0.5 से लेकर 1% और डेट में 0.05 से लेकर 0.5% सालाना सस्ती साबित हुई। इसकी फीस परंपरागत म्यूचुअल फंड के मुकाबले आधी थी। इसी डायरेक्ट स्कीम से निवेश में बहुत से बदलाव आए, जिसका सारा श्रेय सेबी को जाता है। इंडस्ट्री के 20 लाख करोड़ के एसेट में 38% डायरेक्ट कोड के अंतर्गत है। सेबी निवेशकों के अधिकारों और उनके मूल अधिकारों का हनन ना हो, इसीलिए बार बार हस्तक्षेप करती है। 2013 के घोषित रेगुलेशन के अंदर सेबी ने यह कहा कि इंटरमीडिएटरी केवल एडवाइजर हो सकता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, पर वो दोनों नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपने क्लाइंट के कहने पर ही ट्रांजैक्शन कर सकता है। उसी तरह एडवाइजर बस निवेशकों को सलाह दे सकते हैं, पर वो ब्रोकर की भूमिका नहीं निभा सकता। सेबी ने यह भी बताया कि एडवाइजर उसकी बात हुई स्कीम से कुछ भी नहीं कमा सकता और उसकी दी गई सलाह सिर्फ क्लाइंट के फायदे के लिए होगी, न कि खुद को फायदा पहुंचाने के लिए। वो कोई भी ऐसी स्कीम क्लाइंट को नहीं बता सकता जिससे क्लाइंट को कम और उसे ज्यादा फायदा हो। इससे क्या होगा कि एडवाइजर निवेशकों को सही राय और सलाह देगा, जिससे निवेशकों को ज्यादा प्रॉफिट हो और उसकी सर्विस के लिए उसको 0.1 से लेकर 1% तक उसे एडवाइजरी फीस भी दी जाएगी और वो कहीं से भी कुछ नहीं कमा सकता। इसीलिए हार कर वो निवेशकों को सही राय देंगे। निष्कर्ष निष्कर्ष में हमें यह पता चलता है कि भारत के म्यूचुअल फंड का पुराना मॉडल हर जगह से खराब और टूटा फूटा था। पहला इसीलिए कि यह जरूरी नहीं है कि भारत के लार्ज कैप इक्विटी के म्यूचुअल फंड लगातार ही आउट परफॉर्मेंस दे, इसीलिए बीच में पैसिव इक्विटी म्यूचुअल फंड को आना ही पड़ता है। दूसरा, सेबी की दखलंदाजी की वजह से निवेशकों को ब्रोकर और डिस्ट्रीब्यूटर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। निवेशक चाहे तो घर बैठे ही फंड हाउस से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। इसका एक और लाभ यह हुआ कि जब निवेशकों को ब्रोकरेज या कमीशन नहीं देनी पड़ी, तो उनका खर्चा लगभग आधा हो गया, जिसका मतलब हुआ कि उनके निवेश पर अब ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सेबी ने एक और चीज बहुत अच्छी की, उसने एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एक रेखा खींच दी, जिसके कारण अब इंटरमीडिएटरी को यह पहले ही बताना होगा कि वो एडवाइजर की भूमिका निभाएगा या डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका निभाएगा। पहले एक अच्छे एडवाइजर को नियुक्त करके सीधे फंड हाउस से सावधानी से अच्छे रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड खरीदना निवेशकों को अपने निवेश पर ज्यादा रिटर्न कमाने की संभावना देता है। धीरे धीरे समय के साथ आने वाले दशक में ट्रेडिंग की पुरानी व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जो भी होगा वो निवेशक की भलाई को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। रियल एस्टेट का